नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। और देखिए, आज शिमला में जो मस्जिद विवाद पुराना चल रहा है उसको लेकर आज वाम संगठनों की ओर से एक सद्भावना मार्च था, जिसकी आज बात करेंगे। और कल देवभूमि संघर्ष समिति का शिमला में प्रदर्शन पॉसिबल है अभी तक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है जो परमिशन की है, क्योंकि जब कोई प्रदर्शन करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी है या नहीं दी है, उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी की अभी ज़रूरत है। लेकिन कल उनकी तरफ से जो कॉल है उसकी अपडेट आपको बताएंगे, और 5 अक्टूबर को जो केस की सुनवाई है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे राज्य सरकार के बाकी फैसलों की। जहां तक बात लेखराज और ताज मोहम्मद वाले केस की बात है, जिसमें नियुक्ति की पहली तारीख से सीनियरिटी का मामला और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का मामला चल रहा है, उसमें एक और विभाग में उसको लागू करने की तरफ को कदम बढ़ाए हैं। लेकिन जो बात नहीं हो रही है वो इंक्रीमेंट की। तो बात करेंगे कि जो विभाग लागू कर भी रहे हैं इस मामले को, वो सीनियरिटी दे रहे हैं या इंक्रीमेंट दे रहे हैं। और ये जो केस है लेखराज और ताज मोहम्मद वाला सिविल सप्लाई से, उसके मामले में राज्य सरकार का फाइनल डिसीजन क्या है। क्या इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोई और इशू है, वो भी आज आपको आगे बताएंगे। साथ में बात करेंगे जो और आज नोटिफिकेशन आई है, और वो है टीसीपी रूल्स में अमेंडमेंट की। देखिए, 2 तरह की अमेंडमेंट हुई है टीसीपी रूल्स में आज की नोटिफिकेशन के मुताबिक। एक जो है वो भवन निर्माण नियमों को लेकर है, और एक जो है वो जो फीस है भवन निर्माण को लेकर उसकी है। दोनों की आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल में 118 की एप्लीकेशन भी अगर आपको सबमिट करनी है तो वो उसका जो ईसी है इसेंशियली सर्टिफिकेट, वो 1 लाख रुपए का मिलेगा अब जो नई अमेंडमेंट हो गई है उसके बाद। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है, जिसकी जानकारी साथ में आज आपको देंगे। और वाटर स्पोर्ट्स को लेकर आज मुख्यमंत्री की ओर से कुछ डाटा भेजा गया है, जो हिमाचल में लागू किया जा रहा है आगे, और किस तरह से किन किन क्षेत्रों में वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जा रहा है, वो जानकारी आपको देंगे। और इसके साथ बात करेंगे, क्योंकि मॉनसून का विड्रॉल नज़दीक है, उसकी बात करेंगे। और एक रिटायर एचएएस अधिकारी से 73 लाख की ठगी हुई है, और ये तरीका वही साइबर ठगी का है जिसके बारे में हम बुलेटिन में आपको बार बार जागरूक करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी बात, जो 21 साल के बाद एक पोस्ट में क्लास 3 के एक कैडर में जो नया कैडर क्रिएट हो रहा है, उसमें रेगुलर भर्ती होने जा रही है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे कि ये भर्ती कौन सी है। एचपीयू में आज नई एससीए बनी है, 2 नई ट्रेनें हिमाचल को मिलने के लिए अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिख दिया है, वो भी एक अच्छी खबर है। और जो राज्य सचिवालय के कर्मचारी जो सरकार के साथ वार्ता और अल्टीमेटम पे आए हैं, वो भी आपको आज जानकारी देंगे कि उन्होंने क्या कहा। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले हैं, वजह क्या है वो बताएंगे। लेकिन उनका जो बयान था जिससे सरकार पीछे हट गई थी कि जो रेडी फड़ी वाले दुकानें हैं उनके ऊपर आईडी कार्ड या नाम लगाना ज़रूरी होगा, कल सरकार इससे पीछे हट गई थी। लेकिन आज जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और हेल्थ के मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडिल, उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो ये क्या बात उन्होंने कही वो भी आगे बताएंगे। विपिन परमार किस मामले में टॉपर निकले हैं, सुलह के जो विधायक हैं बीजेपी के और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो बात करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 3-4 रिजल्ट दिए हैं, पोस्टें 4 या 5 ही हैं इसमें, लेकिन वो बताएंगे आपको। और मॉनसून का भी आपको विड्रॉल का शेड्यूल बताएंगे। देखिए, मॉनसून इस बार हिमाचल में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पिछली बार था, और जो टोटल लॉस के साथ जो डेथ टोल था वो भी कम रहा फॉर्चुनेटली, लेकिन रेनफॉल कम है। इसके बावजूद अभी जो मॉनसून की विड्रॉल की डेट है वो 28 सितंबर टेंटेटिवली मौसम विभाग की ओर से है। तो इसीलिए आप ये कहिए कि जो कल मॉनसून जो है वो विड्रॉ कर जाएगा। उसके बाद, क्योंकि अब आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक महसूस कर ही रहे हैं, और मैदानी क्षेत्रों में भी अब इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जहां तक एवरेज की बात है कि रेनफॉल इस बार कैसा रहा, तो आप कल अखबार में इस बारे में विस्तृत खबर भी देख पाएंगे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 रिजल्ट मेडिकल कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं उनको लेकर अनाउंस किए हैं। और ये जो रिजल्ट हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन ये आईजीएमसी के लिए है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हमीरपुर मेडिकल जनरल मेडिसिन क्या हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का है,
असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन ये नेरचौक का है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन ये नाहन का है। ये रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। जिनको पास घोषित किया है उनका शेड्यूल और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। एचपीयू ने पीएचडी प्रोग्राम जो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट वाला है डायरेक्ट एडमिशन का, उसकी जो डेट है आवेदन की वो एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सटेंड कर दी है 3/10/2024 तक, क्योंकि इसकी डेट पूरी हो गई थी तो इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। जहाँ तक विपिन परमार के टॉपर निकलने की बात है, और अगली जो सारी बातें एक एक करके अब आएंगी, तो बीजेपी में जैसे आपको पता है आजकल सदस्यता अभियान चल रहा है। आज सदस्यता अभियान के रिव्यू को लेकर डॉक्टर बिंदल की अध्यक्षता में एक बैठक थी, और ये बैठक यहाँ पार्टी ऑफिस में थी। उसमें जो इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा वो भी आई हुई थी। और लेकिन जो हिमाचल में 10 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप इन्होंने कंप्लीट कर ली है, उसमें से 6 लाख जो मेंबरशिप है वो सिर्फ ऑनलाइन है, और ये डाटा इस बैठक में दिया गया है। लेकिन साथ में अभी तक जो मंडल जो हैं वो टॉपर रहे थे उनको सम्मानित किया गया इस बैठक में। तो 30,664 सदस्य सबसे ज़्यादा जो है वो सुलह में विपिन परमार की कंस्टिट्यूंसी में ऐड किए गए हैं, तो उनको आज सम्मानित किया गया। और दूसरे नंबर पर जो हैं ये दूसरे स्थान पर गगरेट मंडल ने 28,373 मेंबर ऐड किए हैं, तो उनको भी आज इसमें सम्मानित किया गया है। लेकिन पहले नंबर पर विपिन परमार इसमें रहे हैं जो मेंबरशिप ड्राइव है उसमें, और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम भी था। अगली बात करें तो वो है अब जो कर्नल धनीराम शांडिल है उनकी। देखिए सोलन में ये बात कर रहे थे और इनसे पूछा गया कि रेडी फड़ी को लेकर जो विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि नाम की आईडी लगाना मैंडेटरी होगा हिमाचल में, तो उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी का इशू है और ऐसा होना चाहिए। जब वो आर्मी में थे, मतलब जब वो यूनिफॉर्म में थे, तो यहाँ सुजाया मैडम चीफ सेक्रेटरी होती थी, ऐसा उन्होंने अपनी यादाश्त किससे कहा, जवाब दिया। और उन्होंने कई बार ये मामला उनके साथ उठाया कि जो आई कार्ड्स हैं वो मैंडेटरी करने चाहिए ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी पहचान आसान से हो सके और लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू आगे ना हो, तो वो इस बात का समर्थन करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि कल जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा था परसों, और उस पर कल राज्य सरकार का बयान ऑफिशियली आ गया था, क्योंकि कांग्रेस में दिल्ली तक इसका रिएक्शन हुआ था, और उसमें सरकार ने यह कह दिया था कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, विधानसभा की कमेटी बनी है और कमेटी जब अपनी सिफारिशें देगी तो सरकार उस हिसाब से आगे निर्णय लेगी इसमें। लेकिन विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में है और दिल्ली में वो गए हैं, और दिल्ली में आज उन्होंने जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उनसे मुलाकात की है। शिमला में एक फ्लाईओवर बन रहा है विधानसभा के पास, रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग इसमें साथ में है, तो इसमें ज़मीन की है तो परमिशंस के लिए भी इन्होंने बात कही। और साथ में जो भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन है उसको लेकर भी वार्ता इनके साथ की है। तो ये दूसरा अपडेट है जो विक्रमादित्य सिंह के दौरे को लेकर है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो वो बात सचिवालय में प्रदर्शन की है। देखिए सचिवालय में जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ है, 5 संगठन इकट्ठे हुए थे, इन्होंने एरियर और डीए को लेकर प्रदर्शन किया। उसमें जो बातें कही गई वो सरकार को अच्छी नहीं लगी। पहले इनको नोटिस हुआ, फिर विधानसभा से नोटिस हो गया। अब जो आज भी इनके साथ जो बैठकें हुई हैं, पहले इनके साथ जब मुख्यमंत्री के सचिव हैं राकेश कंवर, उन्होंने बातचीत का क्रम शुरू किया था, और इस बातचीत के बाद अब इन्होंने कहा कि मांगे नहीं माननी तो ठीक है, वरना झुकेंगे नहीं सचिवालय कर्मचारी। क्योंकि संजीव शर्मा आज मीडिया से बात कर रहे थे, और डीए और एरियर पर मीटिंग करने से पहले, बात करने से पहले प्रिविलेज मोशन सरकार पहले वापस ले, और शायद यही सरकार के लिए भी उस तरह से सही था या फिर इच्छित था, वही अब हो भी रहा है। 1 अक्टूबर तक मुख्य सचिव से बैठक का इंतजार करेंगे, इन्होंने इस तरह से अल्टीमेटम एक दिया है। वैसे चीफ सेक्रेटरी अभी बाहर हैं, सोमवार को आएंगे, और उसके बाद इनके साथ बैठक होती है कि नहीं वो देखना होगा। लेकिन सचिवालय कर्मचारी महासंघ कह रहा है कि उनके साथ मुख्यमंत्री बात करें या मुख्य सचिव बात करें, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी और पता चलेगा कि ये मसला किस तरफ को जा रहा है। अब बात करते हैं मस्जिद विवाद पर सद्भावना मार्च जो आज था। देखिए वाम संगठनों ने, वैसे तो मुख्य तौर पे इसमें पूर्व मेयर संजय चौहान थे, उन्हीं के साथ जो उनके संगठन के लोग हैं वो होते हैं। कुछ एसएफआई के इसमें बच्चे दिखे जो यहाँ कॉलेजों और यहाँ से बुलाए गए थे, हो सकता है यूनिवर्सिटी से भी आए हों। और जो बाकी लोग थे उनमें आम आदमी पार्टी के 2-4 लोग वो भी थे। फिर कुछ पूर्व अधिकारी थे, जैसे जो आईएएस अधिकारी हैं दीपक सानन, वो भी दिखे, अजय शर्मा दिखे जो रिटायर हो गए हैं।
और जो पूर्व मेयर जो शिमला के हैं, एक मनोज कुमार शायद, वो भी उसमें थे। तो इस तरह के जो समाज के कुछ लोग उसमें थे, लेकिन संख्या कम थी। लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने डिमांड ये की कि शिमला में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, एक झगड़े को दो समुदायों का बदलकर, दो समुदायों के बीच का बदलकर, उसको जो है वो उसके खिलाफ ये मार्च है। और जहाँ तक बात है वैध और अवैध की, तो उसका फैसला कोर्ट करेगा, जैसा इनका स्टैंड पहले से है। और इसके बाद इन्होंने डीसी ऑफिस पे ये एकत्र हुए, उसके बाद मार्च निकाला, रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे भी और वहां शपथ भी दिलाई कि हम हार्मनी को खराब नहीं होने देंगे। हालांकि जो सोशल मीडिया रिस्पांस था वो उतना अच्छा नहीं था जैसे इनकी मंशा थी, क्योंकि उसमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत थे। और कल जो है, अब जो देवभूमि संघर्ष समिति है, उन्होंने 28 तारीख की कॉल दे रखी है। अभी तक की इंफॉर्मेशन ऐसी कंप्लीट नहीं है हमारे पास भी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने या पुलिस से इन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं थी, ली थी। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं शिमला में, संजौली में एटलीस्ट, तो इससे पहले जब प्रदर्शन हुआ था जिसमें लास्ट में हल्का लाठीचार्ज और फिर साथ में पत्थरबाजी तक हो गई थी, उसके दौरान भी शिमला पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था रात को। लेकिन अगले दिन लोगों ने उस फ्लैग मार्च का मजाक बना दिया था और उसको बिना इग्नोर करते हुए पूरी तरह से प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन का फायदा ये हुआ कि शिमला मंडी से लेकर हर जगह जहां जहां विवाद मस्जिद के चल रहे थे, लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया, एक तरह से बात लिखित में दे दी कि हम खुद ही पीछे हटने को इसमें तैयार हैं अगर अवैध निर्माण का मामला निकलता है। लेकिन उसके बाद कई सारी चीज़ें हो गई, उकसाने की कोशिश भी हुई। पिछली बार जो शोएब जमई ने एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ से वीडियो बनाया था जाके, वो भी एक मसला हुआ। और उस वीडियो के बनाने के इंसिडेंट पर जो शिकायत पुलिस को दी गई, शिमला पुलिस को, शिमला पुलिस उस शिकायत पर अभी भी बैठी हुई है। उस शिकायत पर जो मामला दर्ज करने वाली जो बात है, वहाँ तक बात नहीं पहुँची है। कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गवर्नर हाउस में कैमरे पर यह कहा है कि इस मामले में मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सच में कोशिश थी जो बड़ी मुश्किल से मसला सेटल हो रहा था उसको एक बार फिर से भड़काने की। लेकिन वो केस दर्ज नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष भी सेम यही डिमांड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ की स्क्रीनिंग चल रही है। कल अगर 28 तारीख को फिर से कोई प्रदर्शन होता है तो वो किस रूप में होगा, कहाँ होगा, क्योंकि वेन्यू भी जब एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेते हैं तो उसके बाद तय होता है, तो वो भी अभी तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। लेकिन जो जो चीज़ें अभी हो रही हैं, जो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि ये मामला सेटल हो रहा है। पिछले कल देखिए 2 जगह प्रदेश में प्रदर्शन थे, उसमें हमीरपुर का एक गलोड़ भी था। आज देखिए हमीरपुर, कांगड़ा में, सुलह में प्रदर्शन हुआ है, नाल्टी और उसके बीच में नेशनल हाईवे पर। और कल संधोल में एक प्रदर्शन रखा गया है सुबह 10 से 11 बजे, वो भी ये मंडी जिला में है। तो गांव कस्बों में अब इस तरह की जो जागरूकता के प्रदर्शन अब हो रहे हैं। तो जो मकसद शिमला से चला था वो मकसद किसी और तरह से कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो शिमला का मसला है इसको अभी भी सीरियसली डील करने की ज़रूरत है राज्य सरकार के स्तर पर, क्योंकि ये मामला पुलिस के स्तर पर हैंडल होने वाला नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर। जो वार्ता है, जो संवाद है, वो सरकार और लोगों के बीच में होना चाहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में एटलीस्ट लोगों में ये भरोसा हो कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है वो एक एंड पर पहुंचेगी। क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें बीच में आ गई हैं। जब शोएब जमई का वीडियो आया था, उस वीडियो में जो पिलर दिखे हैं लोगों को, क्योंकि ये कमेंट भी किया था इन्होंने, जो ये दूसरे पक्ष के लोग हैं, कि जो जैसा कि शिमला में ISBT की जो बिल्डिंग बनी थी जिसके ऊपर बसें खड़ी करनी थी, उसके जो पिलर हैं और जो मस्जिद के पिलर हैं, लगभग गोलाई दोनों की सेम है। तो कल को अगर जो कह रहे हैं कि हम इसको खुद हटा देंगे, हटाने के लिए क्या मैनुअली पॉसिबल है, इस लेवल का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो मैनुअली पॉसिबल है या नहीं, ये भी एक आने वाले दिनों में चैलेंज होगा। और ये चैलेंज ना सिर्फ सरकार को बल्कि प्रशासन को भी ये देखना होगा, क्योंकि जब रिहाइश के बीच में जब कोई बिल्डिंग होती है और उसके बारे में कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसमें टाइम लगता है, और उसके लिए फिर बड़ी सारी मैन पावर अलग से चाहिए होती है, और कई इश्यूज उसमें क्रिएट होते हैं। अगली बात अगर हम करेंगे तो वो अब है जो HPU की नई SCA, क्योंकि अब SCA के चुनाव नहीं होते तो नॉमिनेशन से होता है। और नॉमिनेशन का जो चीज़ है वो हमारे सामने देखिए, अभी आज जो नोटिफिकेशन हुई है, प्रेसिडेंट बनाया गया है माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट की श्रेया को,
वाइस प्रेसिडेंट मुस्कान तोमर बनी हैं, ये ज्योग्राफी की हैं। सेक्रेटरी मनीषा कुमारी बनी हैं, ये बायो साइंसेज की है। और जॉइंट सेक्रेटरी विवेक रमन मुनिहाल बने हैं, ये एजुकेशन बीएड के हैं। और इस एससीए में 3 लड़कियां हो गई हैं। लड़कियां इसलिए हुई हैं क्योंकि वो मेरिट में आगे होती हैं, और मेरिट में अगर आगे होंगी तो मेरिट से ही एससीए का चयन होता है, तो इसीलिए उनका अब इसमें सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स में नॉमिनेटेड पीजी हों, वो अलग अलग लिस्ट बड़ी लंबी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कल आप विस्तार से अखबार में इस खबर को देख सकते हैं। लेकिन हिमाचल को 2 नई ट्रेनें मिली हैं, ये खुशखबरी है। और इसको लेकर आज हम सूचना आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हिमाचल के जो मुंबई में लोग रह रहे हैं, मुंबईकर जो एसोसिएशन है हिमाचली, उन्होंने ये मामला केंद्र सरकार से उठाया था, अनुराग ठाकुर से उठाया, उसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री से उठाया, फिर इन्होंने बात रखी जो राज्यसभा सांसद है इंदु गोस्वामी, उनके साथ। इंदु गोस्वामी ने रेल मंत्री से मिली, इनको लेटर दिया, और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 ट्रेनों को, ये बांद्रा टर्मिनस से चलती हैं, एक और दूसरी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, इनको एक्सटेंड करने, ऊना तक एक्सटेंड करने के ऑर्डर दे दिए हैं। और ये जो है बांद्रा टर्मिनस चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ये एक है, दूसरी है कोचुवेली चंडीगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इन दोनों का विस्तार ऊना रेलवे स्टेशन तक करने के निर्देश दिए हैं केंद्रीय रेल मंत्री ने। और अब ऊना तक ये 2 अतिरिक्त रेल सेवाएं अब उपलब्ध होंगी, इसीलिए ये हिमाचल के लिए अच्छी खबर है। अब बात करते हैं भवन निर्माण की जो फीस बढ़ी है, और 1 लाख में 118 का ईसी कैसे हो गया है। ये 2 चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है हिमाचल के उन सभी क्षेत्रों के लिए जहां प्लानिंग एरिया है, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, या ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जो साडा में है या प्लानिंग एरिया में है। 2 नोटिफिकेशनें एक साथ हुई हैं, और ये 2 नोटिफिकेशनें हुई हैं 10 साल के बाद। 2014 में टीसीपी रूल्स को, जो टीसीपी एक्ट के तहत बनता है, उस रूल्स को अमेंड किया है अब सरकार ने। इसमें एक अमेंडमेंट जो है वो ग्राम योजना नियम 2014 में के नियम 16 में है, और नियम 16 में जो है वो है भवन निर्माण से की अनुमति की जो फीस होती है। और इस फीस को लेकर आप देखिए, अगर आप बिल्डिंग परमिशन मांग रहे हैं बनाने की, या फिर रिवीजन ऑफ बिल्डिंग प्लान मांग रहे हैं, यदि आप अल्ट्रेशन की मांग रहे हैं, वैलिडेशन की मांग रहे हैं, या आप सब डिवीजन ऑफ लैंड की मांग रहे हैं, लैंड प्लॉटिंग की जो लैंड है उसको डिवाइड करना है, या आप चेंज ऑफ लैंड यूज मांग रहे हैं, या आप चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड यूज मांग रहे हैं, तो जो आपकी फीस है वो बढ़ गई है। आवासीय उपयोग के लिए 40 रुपये, नॉन रेजिडेंशियल के लिए 80 रुपये। अगर आप एमसी एरिया में हैं तो नहीं है, उससे बाहर हैं, योजना क्षेत्र में है लेकिन नगर निगम की सीमाओं से बाहर है, तो ये फीस 30 और 60 रुपये होगी। अगर नगर निगम में है तो 40 और 80 रुपये होगी प्रति वर्ग मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रति वर्ग मीटर ये फीस है। और ये पूरा रेट चार्ट आपको कल अखबार में देखने को मिलेगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि भवन निर्माण की जो फीस है हिमाचल में वो महंगी हो गई है। अगर आप नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में हैं तो जितना अनाउंसमेंट हुई है रेट की, उसमें से 90 और 80% लागू होगी। यदि आप 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और उसमें हैं तो जितनी अनाउंस हुई है उसका 150% और 130% लागू होगी। और अगर आप गरीब हैं तो एक बार ही फीस लगेगी, गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हुई है कि अगर आपको टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 में ईसी लेना है, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट टीसीपी से, तो अगर 250 वर्ग मीटर क्षेत्र है, अगर छोटी लैंड का ईसी है तो 25,000 रुपये फीस लगेगी। अगर 10,000 तक का है तो 50,000 लगेगी, और 10,000 से ऊपर स्पेस का है तो 1 लाख रुपए की फीस ईसी लेने के लिए, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो सर्टिफिकेट सरकार को केस भेजने के लिए लगता है, वो लेने के लिए ही आपको लगेगी। ये एक जो बड़ा चेंज इस फीस में हुआ है। दूसरा संशोधन हुआ है, ये 12वां संशोधन था, फिर 13वां संशोधन हुआ है। और 13वां संशोधन हुआ है जो अमेंडमेंट अपेंडिक्स 1 है, इसका जो सीरियल नंबर 11 का टेबल है उसमें जो बिल्डिंग प्लान है, स्पेशल कमर्शियल बिल्डिंग्स, एक नई कॉलम ऐड हुआ है जिसमें टूरिज्म यूनिट को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें बेस एफएआर और प्रीमियम एफएआर, फ्लोर एरिया रेशो को चेंज किया गया है। इसमें रिलीफ भी हो सकता है किसी बिल्डिंग प्लान को। दूसरा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर्स जो हैं 4 लेन हाईवे के, नेशनल हाईवे के, वहाँ भी एफएआर में चेंज किया गया है।
और एक जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइट और स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इनके लिए भी FAR में चेंज किया गया है। और साथ में देयर शैल बी नो अपर लिमिट फॉर हाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल यूज विच शैल बी फ्लेक्सिबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। मतलब हाइट की जो है वो कोई उसमें वो नहीं होगी लिमिट। और दूसरा जो होटल्स और डॉर्मेट्रीज जो हैं वो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल जोन में बनाई जा सकेंगी। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो इस बार इन नियमों में किए गए हैं। विस्तार से आप इस खबर को अखबार में कल देख पाएंगे और उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वाटर स्पोर्ट्स को लेकर। देखिए, शिमला में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। बिलासपुर में गोविंद सागर में क्रूज की फैसिलिटी शुरू हो रही है अगले महीने से, और उसके बारे में अलग से भी प्रेस वार्ता थी, तो वो आपको एक अपडेट वो है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर के गोविंद सागर में क्रूज चलेंगे, अंदरौली ऊना में वाटर स्पोर्ट्स होंगी, और अंदरौली में ही राज्य सरकार झील कार्निवल करेगी। हर साल होगा वो, इस बार उसकी शुरुआत की जा रही है। और प्रदेश में जो जल क्रीड़ाएं हैं उनको जून 2025 तक शिकारा, क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, हाउस बोट और अन्य जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू की जाएंगी। ये अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की है। इसके बाद HAS से जो 73 लाख ठगे हैं, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जो भी साइबर ठगी हो रही है उसके कई तरह के तरीके हैं, और साइबर ठगी के इन तरीकों में ये एक यूनिक केस है जिसमें एक व्यक्ति को जिसको टारगेट किया गया उसको डिजिटल हाउस अरेस्ट पे रखा गया। डिजिटली उसको नोटिस आया, डिजिटली वो CBI के लोगों से उन्होंने बात की, और इसको इसलिए इन्होंने ठगी के घेरे में ले लिया कि आपके बैंक खातों का प्रयोग आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए हुआ है, इसीलिए आप इतने घंटे डिजिटली अरेस्ट में रहेंगे, नहीं तो बाहर अगर आप निकले तो लोग आपको उठा लेंगे, टीमें वहां घूम रही हैं। इस तरह से डराया, और ये अधिकारी डर भी गए। ये रिटायर हो चुके हैं HAS सर्विस से, रोहडू में भी पोस्टेड रहे हैं, तहसीलदार भी रहे हैं, तहसीलदार कैडर से ही आए हैं, लेकिन इस ठगी के जाल में आ गए। और इनको जो बात कराई गई कि CBI के अगले अफसर से बात करो, अगले से अगले में बात करो, इनको कहा गया कि आपके जो जांच पूरी होने के बाद, फंड की जांच पूरी होने के बाद आपको पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर इनको 47 लाख पहले निकाल लिया, 73 लाख टोटल इनका निकाल लिया। उसके बाद ये जो एक जिला के DC हैं उनके संपर्क में आए किसी तरीके से, फिर उन्होंने इनको समझाया कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड ठगी है, और DC के कहने पर ही ये साइबर सेल मंडी को ये जोन के अनुसार केस दिया गया। उसके बाद ये केस दर्ज हुआ, अब छानबीन इसमें हो रही है। 14 लाख रुपए जो ट्रांजैक्शन में बचे हुए थे, अभी बैंक ट्रांजैक्शन में फंसे हुए थे, उसको होल्ड करवाया गया है ताकि इनको वापस दिलाया जा सके। लेकिन इस तरह के मामलों में सिर्फ आप अवेयरनेस से बच सकते हैं। कई तरह के तरीके हैं ठगी के, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो फिर इस तरह की ठगी उसमें होती है। अब इसके बाद बात करेंगे क्लास 3 में 21 साल के बाद रेगुलर भर्ती क्यों होने जा रही है। देखिए, हिमाचल सरकार में कोर्ट के ऑर्डर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिमाचल के स्कूलों में जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स रखवाना चाह रही है। कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि ये जो भर्तियां हैं वो रेगुलर होंगी, और जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है RCI, उनके नॉर्म्स के मुताबिक होंगी। इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टोटल 245 पद जो हैं वो स्पेशल एजुकेटर के भरने हैं। इनमें से 138 प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे प्री नर्सरी से 5वीं तक के, और 107 मिलेंगे 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए। और इनमें जो RNP रूल हैं वो बना दिए गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिए गए हैं, वहाँ से ड्राफ्ट होने के बाद ये भर्ती शुरू होगी। हालांकि जो ये भर्ती है इसमें जो 2 प्रतिक्रियाएं अभी तक हमारे सामने आई हैं इनके एसोसिएशन की तरफ से, एक ये कह रहे हैं कि बैच वाइज शुरू करो, और दूसरा कह रहे हैं कि जैसा कि NCT की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो 50% की शर्त लगा दी है +2 में 50% या ग्रेजुएशन में 50% वाली, तो उसमें जो है एक चीज़ इसमें ये करने की है कि उसमें जो जैसे NCT के नॉर्म्स हैं कि अगर आपके पास PG में या ग्रेजुएशन में उससे हायर में नंबर ज़्यादा है, +2 में नहीं है, तो वो कंसिडर कर लिए जाएं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो तो कंसिडर हो नहीं पाएंगे क्योंकि RCI अलाउ नहीं करता, लेकिन बैच वाइज को लेकर क्या होता है उसको लेकर डिस्कशन चल रही है। तो ये दूसरी बात है। अब बात करेंगे सीनियरिटी, और जो ये मामला है सीनियरिटी और उसका
खासकर इंक्रीमेंट का उसका क्या होगा। देखिए लेखराज और ताज मोहम्मद का जो केस सिविल सप्लाई से आया था वो एक तरह से फाइनलिटी ले चुका है, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया बिना मेरिट पर केस सुने, क्योंकि डिले को कंडोन नहीं किया हाई कोर्ट ने। अब एक तरफ राज्य सरकार ये सोच रही है कि जो डिले कंडोन का यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट फिर से जाया जाए, ये डिमांड करते हुए कि हमें एक तो हमारा डिले कंडोन हो और दूसरा हमें मेरिट पर सुना जाए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। हालांकि फाइल अभी लॉ में है, वहां से ये आएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना भी है या नहीं। लेकिन एक बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि अभी भी जो पूरी बात इसमें है कि जो इंक्रीमेंट को लेकर डिसीजन नहीं हो रहा है। देखिए एक जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री ने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है, जब वहाँ लोग मान रहे होंगे JOIT का केस उनका चल रहा था, तो उसमें लॉ ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसमें ये कि देयरफॉर द ओनली इशू लेफ्ट फॉर ग्रांट ऑफ कंसिक्वेंशियल बेनिफिट अ प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट JOIT की फॉर which their contract service be counted to make them eligible for consideration for promotion। कि प्रमोशन के लिए तो कंसिडर करने के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का ही एक मामला अभी अनएड्रेस्ड बचा है। इसीलिए जो आगे इनको लिख दिया गया डायरेक्टर को सेक्रेटरी की तरफ से कि क्योंकि डिसीजन फाइनलिटी ले चुका है तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को सीनियरिटी और प्रमोशन के लिए काउंट करें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डिपार्टमेंट विल एंश्योर कंप्लीशन ऑफ ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज इन दिस रिगार्ड। बड़े सारे विभागों में ये इंतजार हो रहा है कि सीनियरिटी के मामले में ऑर्डर कब होंगे। इवन एजुकेशन ने डॉक्टर रंजीत सिंह के मामले में इसको लागू कर दिया है, कुछ और विभागों ने भी इसको लागू कर दिया है जहां जहां से कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन या कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही थी। लेकिन अभी भी इंक्रीमेंट को लेकर फैसला नहीं हुआ है, हालांकि इंक्रीमेंट देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब सीनियर और जूनियर इस वजह से बराबर हो जा रहे हैं तो सीनियर को जूनियर से अलग करने का एक ही तरीका है कि उसकी पे में डिफरेंस हो, इसीलिए एक इंक्रीमेंट देना इसमें जरूरी हो गया है। अब अगर उस इंक्रीमेंट को देंगे तो उसका इंपैक्ट आगे क्या होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस सारी स्थितियों के बीच में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी भी कोर्ट का ऑप्शन सरकार देख रही है। इवन रंजीत सिंह वाले केस में भी अभी भी कोर्ट में कोई विंडो खुल सकती है, और जो ये लेखराज और ताज मोहम्मद वाला है इसमें भी एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसका एक मकसद डिले करना भी हो सकता है। लेकिन जजमेंट पे क्योंकि अभी स्टे कहीं भी नहीं है, इसीलिए स्टे के बिना इसको लागू करने को रोकना एक अपने आप में मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी, इसमें डिसीजन जो है वो फाइनेंस के स्तर पे होना चाहिए। अगर एक बार फाइनेंस के डिपार्टमेंट के स्तर पे डिसीजन हो जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, किसी भी विभाग को दिक्कत नहीं होगी। और जो अलग अलग विभागों में अलग अलग क्वेरी आ रही है इस मामले को लेकर, वो भी एड्रेस हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले इंतज़ार ये हो रहा है कि जो लॉ में फाइल गई है एटलीस्ट वो पहले आ जाए, फिर उसके बाद इसमें सरकार अपना अगला कोर्स ले। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।